नेक्स्ट जो हम ड्रग डिस्कस करेंगे दैट इज एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का आपने ऑलरेडी नाम सुना है, जो बैक्टीरिया वगैरह को किल करती हैं वो एंटीबायोटिक्स होती हैं। आज हम कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे जो ट्यूमर सेल्स को भी मार सकती हैं और ये बड़ी खतरनाक ड्रग्स होती हैं। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स जो है इनका साइटोटॉक्सिक एक्शन होता है, यानी ये सेल के अंदर, साइटो का मतलब सेल के अंदर घुस के टॉक्सिक इफेक्ट लाती है और सेल को बीच में से मार देती है। इसका जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट मैकेनिज्म से काम करती है। ये जो ड्रग्स हैं इनका एक मैकेनिज्म नहीं है, मुख्तलिफ काम करती हैं। एक तो इंटरेक्शंस विद डीएनए, एक तो डायरेक्टली इंसान के डीएनए के साथ मिलके डीएनए को डिस्टर्ब कर देती है, डीएनए का स्ट्रक्चर खराब कर देती हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन एडिशन टू इंटरकेलेशन देयर एबिलिटी टू इनहिबिट टोपोआइसोमरेजेस। आपने देखा होगा कि एंजाइम होता है टोपोआइसोमरेज 1 and 2, टोपोआइसोमरेज 1, टोपोआइसोमरेज 2। ये कौन सा एंजाइम है? ये वो एंजाइम है जो डीएनए को सिंथेसाइज होने में हेल्प करता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होने में हेल्प करता है। तो ये ड्रग्स टोपोआइसोमरेज को बंद कर देंगी तो डीएनए आगे रेप्लिकेट नहीं करेगा। तीसरी चीज, दे प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स। ये बड़े खतरनाक किस्म के फ्री रेडिकल्स बनाता है और वो फ्री रेडिकल्स साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स लाते हैं, सेल के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर देते हैं। अच्छा याद रखें, ये सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, यानी ये किसी भी फेज में जाके अपना एक्शन कर सकते हैं, चाहे G1 फेज हो, चाहे M फेज हो, चाहे G2 फेज हो। लेकिन एक ड्रग है इसमें ब्लियोमाइसिन, वो नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक नहीं है बल्कि सेल साइकिल स्पेसिफिक है ब्लियोमाइसिन, बाकी सारी नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी आती है? एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स में 4 क्लासेस हैं। एक को कहते हैं एंथ्रासाइक्लिन, दूसरी ड्रग होती है ब्लियोमाइसिन, फिर है एक्टिनोमाइसिन, चौथी माइटोमाइसिन। और ये जो एंथ्रासाइक्लिन्स हैं इसमें भी 2 ड्रग्स हैं, डॉक्सोरुबिसिन और डाउनोरुबिसिन। और ये जो डॉक्सोरुबिसिन है उसका नाम एड्रियामाइसिन, यानी ये दोनों नाम इस्तेमाल होते हैं एक ही ड्रग के लिए। सबसे पहले एंथ्रासाइक्लिन्स यानी डॉक्सोरुबिसिन और डाउनोरुबिसिन की बात करें कि जब आप इनको खाते हो तो ये बॉडी में क्या करती हैं। सबसे पहले जब ये ड्रग्स खाई जाती है ना तो ये जाके इंटरकेलेट हो जाती हैं बेस पेयर्स में, यानी फर्ज कीजिए ना कि ये डीएनए है, तो ये जो डीएनए के अंदर छोटे छोटे से स्पेसिस हैं, इन स्पेसिस में जाके ये ड्रग इंटरकेलेट जाके धंस जाती है, उधर जमा हो जाती है। एक काम ये करते हैं। दूसरा काम ये क्या करते हैं, टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर है। एक तो इंटरकेलेशन करती हैं, ऊपर से टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर, तो जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। तीसरा काम, फ्री रेडिकल जनरेट करती हैं। जब ये फ्री रेडिकल्स आते हैं ना तो ये फ्री रेडिकल्स बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, फ्री रेडिकल की वजह से ये डीएनए टूट गया है, तो डीएनए बिल्कुल बीच में से टूट जाता है इस फ्री रेडिकल की वजह से। तो ये फ्री रेडिकल डीएनए को तोड़ देता है और फिर वो सेल ग्रो नहीं करता। तो ये देखिए, ये ड्रग है आपकी डॉक्सोरुबिसिन। डॉक्सोरुबिसिन ने क्या किया, सुपर आइन हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये एक ऐसा सुपर ऑक्साइड आइन और हाइड्रोजन परऑक्साइड आइन बनाए हैं और ये फ्री रेडिकल्स हैं, ये डीएनए के साथ रिएक्शन करके डीएनए को तोड़ देते हैं। तो जब डीएनए टूट जाता है तो वो सेल ग्रो नहीं करता। बाकी इंटरकेलेशन देख लें, ये जो पिक्चर है ना, ये दैट इज अ नॉर्मल डीएनए। और ये अगर आप देखें इस पिक्चर में, इसमें आपको ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक ब्लैक दरअसल वो जगह है जहां आपकी ड्रग डॉक्सोरुबिसिन और डाउनोरुबिसिन अटैच हो गई है, तो इस डीएनए को यहीं पे स्टॉप करवा दिया जाता है। अच्छा, इस ड्रग का नुकसान है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट बताने वाला हूँ। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये कार्डियक टॉक्सिसिटी करती हैं, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आपके हार्ट के अंदर जो कार्डियो टॉक्सिसिटी होती है वो होती है बिकॉज ऑफ द एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। और क्यों होती है, ये फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं और उस फ्री रेडिकल की वजह से आपका हार्ट बड़ा नुकसानदेह होता है। ये इसके अलावा एरिथमिया कॉज करते हैं, यानी हार्ट रेट में थोड़ा फर्क लाते हैं, ईसीजी चेंज हो जाती है, हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन, पेरिकार्डाइटिस या मायोकार्डाइटिस भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर लंबे अरसे तक आपने ये ड्रग इस्तेमाल करनी है तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, यानी जो आपके हार्ट के मसल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसमें डिजीज़ आ जाती है और हार्ट फेलियर भी कॉज
कर सकते हैं। लिहाजा जब भी किसी को डॉक्सोरुबिसिन डोनोरुबिसिन दी जाएगी, साथ में एक एंटीडोट के तौर पे डेक्सारोजॉक्सिन दिया जाएगा। बहुत ज़रूरी पॉइंट है, लाजमी याद रखें, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स में डेक्सारोजॉक्सिन दी जाती है ताकि फ्री रेडिकल ना बन सके। तो जब फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तो उसकी वजह से फिर कार्डियोटॉक्सिसिटी नहीं होगी। इसके अलावा ये बोन मैरो सप्रेशन करता है, यानी बोन मैरो नहीं बनेगा तो वाइट ब्लड सेल्स वगैरह नहीं बनेंगे, और एलोपेशिया, इसकी इस्तेमाल से बाल भी झड़ जाते हैं। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट ड्रग जो एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स में है, माइटोमाइसिन सी। ये जो ड्रग होती है ये एंटी नियोप्लास्टिक एंटीबायोटिक है, यानी एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है। क्या काम करती है? अल्काइलेट्स द डीएनए, यानी जो डीएनए है, डीएनए के अंदर इस तरह केमिकल ऐड कर देता है, अल्काइलेशन करवा देता है डीएनए की। तो जब डीएनए की अल्काइलेशन हो जाती है तो डीएनए टूट जाता है। जहां अल्काइलेशन होगी वहां पे डीएनए का स्ट्रैंड टूट जाएगा और मजीद डीएनए नहीं बनेगा। तो माइटोमाइसिन भी बड़ी यूजफुल ड्रग है और ये अक्सर साल्वेज थेरेपी में इस्तेमाल होती है विनक्रिस्टीन के साथ। ठीक है, विनक्रिस्टीन के साथ मिलके साल्वेज थेरेपी, यानी वो थेरेपी की जिसमें आपने कोई भी तरीका करके थोड़ा कैंसर को ठीक कर देना होता है। इसके भी कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं। जब आप इसको ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करोगे ना माइटोमाइसिन को, तो इससे माइलो सप्रेशन होती है, वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसके अलावा प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स डिक्रीज हो जाते हैं। अगली ड्रग है एक्टिनोमाइसिन डी। ये देखें, ये जो आपके पास है नॉर्मल डीएनए है और ये वो वाला डीएनए है जिसको आपने एक्टिनोमाइसिन डी दी है। तो जहाँ जहाँ ब्लैक निशान दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पे दरअसल हमारी ड्रग जो है वो अटैच हुई है डीएनए के साथ। तो एक्टिनोमाइसिन डी क्या करती है? डीएनए के अंदर इंटरकेलेट यानी धंस जाती है और डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन रोक देती है। लिहाजा आरएनए सिंथेसिस नहीं होगा। जब आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। इस ड्रग को हम इंट्रावीनसली यानी इंजेक्शंस के जरिए देते हैं और यह खास करके इस्तेमाल होती है ट्रोफोब्लास्टिक जेस्टेशनल ट्यूमर्स, यानी जो प्रेगनेंसी के दौरान ट्यूमर्स होते हैं या फिर बच्चों के अंदर जो ट्यूमर्स होते हैं, छोटे बच्चों के अंदर, जैसे विल्म्स ट्यूमर या इविंग्स सार्कोमा, ऐसी कंडीशन में एक्टिनोमाइसिन डी इस्तेमाल होती है। और फिर आती है ब्लियोमाइसिन, जो कि दरअसल सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग है। क्यों स्पेसिफिक ड्रग है? इसका इफेक्ट G2 फेज में आता है, बाकी फेजेस में नहीं आता, G2 फेज में आता है। दैट्स वाई ये सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग है। मैकेनिज्म क्या है? एक तो डीएनए के अंदर इंटरकेलेट होती है, डीएनए के अंदर धंस जाती है और साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। इसके अलावा फ्री आयरन कैटालाइज जो आयरन कैटालाइज फ्री रेडिकल्स हैं, यानी फ्री रेडिकल्स बनते हैं और वो फ्री रेडिकल इस तरह डीएनए को डैमेज कर देते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो आप इस ब्लियोमाइसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में, इसके अलावा टेस्टिकुलर कैंसर में और बाकी सॉलिड ट्यूमर्स में इस ड्रग को इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लियोमाइसिन माइलो सप्रेशन भी बहुत कम करता है, यानी वाइट ब्लड सेल्स को भी कम नहीं करवाता। और ज़्यादातर जो इसकी सीरियस टॉक्सिसिटी है, जो ख़तरनाक बात है, पल्मोनरी एंड म्यूकोक्यूटेनियस रिएक्शंस, लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस यानी ख़राब के लंग्स के अंदर ज़ख्म कर देगा या म्यूकोक्यूटेनियस रिएक्शंस करता है। यहाँ तक आपने पढ़ा एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, जिसमें आपने पहले डिस्कस की एंथ्रासाइक्लिन्स। एंथ्रासाइक्लिन्स के अंदर दो ड्रग्स थी, एक थी डॉक्सोरुबिसिन और एक है डाउनोरुबिसिन। उसके बाद आपने पढ़ी एक्टिनोमाइसिन, फिर आपने पढ़ी माइटोमाइसिन। नेक्स्ट जो आपके पास क्लास है उनको हम कहते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स। ये डिफरेंट ड्रग्स हैं और इनका डिफरेंट मैकेनिज्म है। नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिए।